इंडिया! ये नाम सुनते ही जहन में बस एक ही तस्वीर उभरती है, प्राचीन ज्ञान, रंगीन संस्कृति और बेमिसाल खूबसूरती। सदियों से ये देश, जिसे अक्सर ज्वेल इन द क्राउन कहा जाता था, दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचता रहा। लेकिन इंडिया की कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है, ये अपने लोगों के अदम्य साहस का भी प्रमाण है, खासकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ। 20वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत और इंडिया की आजादी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक देश का जन्म नहीं था, बल्कि एक विशाल साम्राज्य का अंत था। अंग्रेजों का इंडिया छोड़ना कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी और कठिन लड़ाई का नतीजा था। ये दृढ़ता, बलिदान और आजादी के लिए अटूट चाहत की कहानी थी। इस घटना के महत्व को समझने के लिए हमें उस शुरुआत पर वापस जाना होगा जब अंग्रेज पहली बार इंडिया आए थे और उसके बाद सदियों तक उन्होंने यहां राज किया। लेकिन यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण सबक देती है। ये हमें याद दिलाती है कि उपनिवेशवाद की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, आत्मनिर्णय कितना जरूरी है और मानव भावना कितनी शक्तिशाली होती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार सुनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये आजादी के असली मायने बयां करती है। इंडिया में अंग्रेजों की कहानी की शुरुआत होती है व्यापार से। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी थी, इंडिया के तटों पर पहुंची। उनका मकसद था बहुमूल्य मसालों को हासिल करना और पूर्व के साथ लाभदायक व्यापार मार्ग स्थापित करना। शुरू में कंपनी की मौजूदगी बस कुछ व्यापारिक ठिकानों तक ही सीमित थी, लेकिन मुगल साम्राज्य की बिखरी हुई राजनीतिक स्थिति को भांपते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। कंपनी ने चालाकी से काम लिया, स्थानीय शासकों के बीच मौजूद मतभेदों का फायदा उठाया और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। उन्होंने व्यापारिक सुविधाएं हासिल की, अपनी सेनाएं खड़ी की और धीरे धीरे लेकिन मजबूती से भारतीय क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक साधारण व्यापारिक संस्था से एक शक्तिशाली ताकत में तब्दील हो चुकी थी, जो प्रभावी रूप से भारतीय क्षेत्र के विशाल हिस्सों को नियंत्रित करती थी। व्यापारियों से शासकों तक का यह परिवर्तन न तो आसान था और न ही रक्तपात से खाली। ये अनगिनत लड़ाइयों, विलयों और मौजूदा सत्ता संरचनाओं को व्यवस्थित ढंग से ध्वस्त करने का दौर था। 1757 में प्लासी का युद्ध, जहां कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब को निर्णायक रूप से हराया, अक्सर एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस जीत ने कंपनी के लिए बंगाल पर निर्विवाद प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी अपार संपत्ति और संसाधनों के लिए जाना जाता था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अल्पकालिक था। मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी की शोषणकारी नीतियों के कारण व्यापक आक्रोश और अशांति फैली। 1857 का कुख्यात सिपाही विद्रोह हालांकि क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया, लेकिन इसने कंपनी शासन की कमजोरियों को उजागर किया और उसके पतन को तेज कर दिया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया पर सीधा नियंत्रण कर लिया, जिससे ब्रिटिश राज के रूप में जाना जाने वाला युग शुरू हुआ। हालांकि ब्रिटिश शासन को लागू कर दिया गया था और ऐसा लग रहा था कि अब कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। शुरू से ही भारतीयों ने अलग अलग तरीकों से औपनिवेशिक वर्चस्व का विरोध किया। शुरुआती विरोध अक्सर स्थानीय विद्रोह और क्रांति का रूप ले लेता था, जिसका नेतृत्व स्थानीय सरदार और शासक करते थे, जिन्होंने अपनी शक्ति और स्वायत्तता खो दी थी। ये विद्रोह हालांकि अक्सर स्वतः स्फूर्त होते थे और उनमें समन्वय की कमी थी, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ उबलते असंतोष को प्रदर्शित करते थे। जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ी, विरोध का एक नया रूप उभरने लगा, राष्ट्रवाद। शिक्षित भारतीय जो स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के पश्चिमी विचारों से अवगत थे, ब्रिटिश शासन की वैधता पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने संगठन बनाए, समाचार पत्र प्रकाशित किए
और जोरदार भाषण दिए, जिसमें अधिक स्वायत्तता और अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा। शुरू में अपनी मांगों में उदार, मौजूदा औपनिवेशिक ढांचे के भीतर अधिक से अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व की वकालत करते हुए कांग्रेस धीरे धीरे स्वशासन के लिए अपने आह्वान में और अधिक मुखर होती गई। यह उभरती हुई राष्ट्रवादी भावना विभिन्न आंदोलनों और विचारधाराओं में अभिव्यक्ति पाती है। कुछ ने एक एकीकृत इंडिया की वकालत की, जबकि अन्य ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समर्थन किया। कुछ संवैधानिक साधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास करते थे, जबकि अन्य अधिक क्रांतिकारी तरीकों का सहारा लेने के लिए तैयार थे। विचार और दृष्टिकोण की यह विविधता हालांकि प्रतीत होता है कि भिन्न है, भारतीय समाज की बहुआयामी प्रकृति और स्वतंत्रता के लिए उसकी साझा इच्छा को दर्शाती है। भाग 4, 1857 का विद्रोह, एक निर्णायक मोड़। वर्ष 1857 ने एक ऐसी भूकंपीय घटना देखी जिसने इंडिया में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। सिपाही विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, विवादास्पद राइफल कारतूसों को लेकर शुरू हुआ एक प्रतीत होता है। स्थानीय विद्रोह, जो जानवरों की चर्बी से सना हुआ था, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए आपत्तिजनक माना जाता था, तेजी से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह में बदल गया। विद्रोह पूरे उत्तरी और मध्य इंडिया में जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसमें सिपाही, किसान, कारीगर और असंतुष्ट स्थानीय शासक शामिल हो गए, जो अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। विद्रोह को विद्रोहियों की ओर से अत्यधिक साहस और बलिदान के कृत्यों की विशेषता थी, जिन्होंने तकनीकी रूप से श्रेष्ठ दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंग्रेज, जो शुरू में विद्रोह के पैमाने और तीव्रता से चकित थे, ने क्रूर बल के साथ जवाब दिया। कस्बों और गांवों को जला दिया गया और अनगिनत भारतीय, लड़ाके और नागरिक मारे गए। महीनों की भीषण लड़ाई के बाद अंततः विद्रोह को कुचल दिया गया, जो कड़वाहट और आक्रोश की विरासत छोड़ गया। हालांकि अंततः ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के अपने तात्कालिक उद्देश्य में असफल रहा। 1857 के विद्रोह के दूरगामी परिणाम हुए। इसने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया और इंडिया पर उनकी पकड़ की अंतर्निहित नाजुकता को उजागर किया। विद्रोह ने अंग्रेजों को अपनी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए भी मजबूर किया, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हुआ और ब्रिटिश क्राउन को औपचारिक रूप से सत्ता हस्तांतरित की गई। विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीतियां अधिक केंद्रीकृत और सत्तावादी हो गईं, जिसका उद्देश्य उनके शासन के लिए भविष्य में किसी भी चुनौती को रोकना था। भाग 5, आजादी की लड़ाई, नेता, आंदोलन और विचारधारा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय नेताओं की एक नई पीढ़ी का उदय हुआ। ये नेता विभिन्न पृष्ठभूमि, विचारधाराओं और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन एक सामान्य लक्ष्य साझा करते थे: औपनिवेशिक शासन से मुक्ति। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के रूप में जाना जाता है, सबसे अलग दिखाई देते हैं। गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों को अपनाए। सत्याग्रह का गांधी का दर्शन सत्य, अहिंसा और निष्क्रिय प्रतिरोध पर जोर देता था। जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता, ने स्वतंत्रता आंदोलन को आकार दिया। नेहरू ने एक स्वतंत्र भारत की कल्पना की, जिसकी जड़ें सामाजिक न्याय और आर्थिक आत्मनिर्भरता में हो। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोणों का संगम था। गांधी और कांग्रेस ने एक एकीकृत भारत की वकालत की और अहिंसक तरीकों को अपनाया।
सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। इन मतभेदों के बावजूद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ब्रिटिश शासन के अंत में एकजुट रहा। नेताओं ने लाखों भारतीयों को संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, इसे एक जन आंदोलन में बदल दिया।